हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि 10th क्लास में चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज नंबर 3.5 है। फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये सब मैं बताऊंगा, और मेथड को कैसे कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे कैसे हमें अप्लाई करना है, ये सब मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में बता रखा है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में वीडियो देखनी है और ज़्यादा डिटेल में मेथड को समझना है तो मेरी स्टार्टिंग की सेकंड या थर्ड वीडियो है, उसमें देख सकते हैं। उसमें उस मेथड को पूरी तरह से बताया गया है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यह हमें बता देना है कि पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन के, इनमें से कौन से पेयर जो है इक्वेशंस के, उनमें नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं या फिर यूनिक सॉल्यूशन है। तो हमें इसको बता देना है, चेक करना है। आगे कह रहा है इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आगे बोल रहा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तभी आपको क्या करना है, इसके यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड भी करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन कैसे कैसे हमें पता चलेगा, वो मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। देखिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए इफ a1 अपॉन a2 इक्वल है नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, देन सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, देन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। यहाँ कैसी हो जाएंगी, लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। ये सब मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। फिर अगर इफ a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो क्या होगा, लाइंस कैसी हो जाएंगी, इस केस में लाइंस हो जाती है कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक। ये तीन केस हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास ये आता है, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस बनेगा, तभी हमें क्या करना है, आगे इसमें फाइंड करना है। अदरवाइज ये दोनों कंडीशन आती है तो हमें आगे सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, क्योंकि नो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन होगा ही नहीं, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन से बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो हमें क्या पता कौन सा होगा, ठीक। तो हमें इन दोनों केस कोई कैरी नहीं करना है। इस केस अगर ये केस आता है तभी हमें क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। अब उसके बाद एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, चलो हैंड टू हैंड समझा ही देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें दो इक्वेशन दी होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस टाइप से इक्वेशन दी होंगी। हम जो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट करेंगे दिस डायरेक्शन में, फर्स्ट मल्टीप्लाई, फिर सेकंड करेंगे इधर को, ठीक। मींस फर्स्ट माइनस सेकंड, ऐसे कर दिया है। पहले फर्स्ट इधर को माइनस करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, सॉरी फर्स्ट इधर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर सेकंड में इधर को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस आ जाना है। अब करने कैसे है, ऊपर x, यहाँ y और यहाँ कांस्टेंट टर्म। देखिए x y वाले को माइनस ले लेंगे, फिर हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। हालांकि बुक में ये माइनस नहीं दिया होता है, तो फिर वहां थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ता है कि मल्टीप्लाई इधर को फर्स्ट इधर को नहीं करके सेकंड इधर को करनी पड़ेगी, पहले इधर को करनी पड़ेगी, फिर उल्टा करना पड़ता है इस मेथड का। तो हम यहाँ माइनस लगा लेते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें एक मेथड पर बेस्ड रहना पड़ेगा। फिर इससे हमें बस इतना फायदा होगा। देखिए x वाले के नीचे x को रख देंगे, c2 की मल्टीप्लाई b1 से, जो y का कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई हो जाएगी, विद साइन लेंगे तो v1 c2 माइनस लगा देंगे, फिर पहले इधर को कर दी, अब ये इधर को v2 c1। अब y वाले को ढक लेंगे c2 की मल्टीप्लाई a1 से, तो a1 c2 माइनस लगाएंगे, फिर इधर को करेंगे तो a2 c1। जिसको निकालना है, y वाला निकाला था, y को ढका, बाकी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ये x को निकालना था तो x को ढका, इसको ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। करनी इस मेथड से, पहले इधर फिर इधर, बीच में माइनस।
अब कांस्टेंट टर्म पर आए, कांस्टेंट टर्म को रख लीजिए v2 a1, मतलब a1 v2 माइनस v1 a2 इस टाइप से मल्टीप्लाई कर देनी है। अब फिर यहाँ से जो भी कहा होगा यहाँ पे आपके x अपॉन समथिंग y अपॉन समथिंग और यहाँ कांस्टेंट टर्म होगी, पहले x वाली को कांस्टेंट टर्म के इक्वल रख दीजिए, y वाली को कांस्टेंट टर्म के इक्वल रख दीजिए और x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, कहने का मतलब ये है यहाँ x को अगर आप ऐसे रोकते हैं तो ये क्या जाएगा, ये नीचे वाली वैल्यू इसको इसके साथ लिखेंगे x अपॉन v1 c2 माइनस v2 c1, कांस्टेंट टर्म के साथ लिख लेंगे a1 v2 माइनस v1 a2। तो ये जो अपॉन की वैल्यू है ये ऊपर आ जाएगी 1 के साथ आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, v1 c2 माइनस v2 c1 अपॉन a1 v2 माइनस v1 a2। इस टाइप से x की, सिमिलरली y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y को इसके साथ रख देंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ निकालने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मेथड है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमें आगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ हमसे ये पूछा है कि हमें करना क्या है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सॉल्यूशन कैसा है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग एबव इक्वेशन, कंपेयरिंग एबव इक्वेशंस y a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus v2y plus c2 equal to 0। इनसे जब कंपेयर कराएंगे, देखिए x का कोफिशिएंट a1 है तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1, मींस a1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, a2 v1 की वैल्यू कितनी हो गई, v1 की वैल्यू कितनी हो गई -3 एंड c1 की वैल्यू कितनी हो गई -3, दोनों जगह माइनस माइनस। अब यहाँ चलते हैं, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9 एंड c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। इस टाइप से a1 b1 c1 की हमने वैल्यू और a2 v2 c2 की वैल्यूज फाइंड की। नाउ हमें चेक करना है a1 अपॉन a2 निकालिए 1/3, देखिए 1/3 आया, a1 की वैल्यू 1 a2 की वैल्यू 3, v1 अपॉन v2, v1 की वैल्यू -3 और v2 की वैल्यू -9, माइनस से माइनस 3 बन जाए 3, 3 जा 9 मींस 1/3, दोनों वैल्यू इक्वल आई। अब c1 अपॉन c2 देख लेते हैं, c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू -3 एंड c2 की वैल्यू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2। देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/3, v1 अपॉन v2 की वैल्यू 1/3, जबकि c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है 3/2, मींस दोनों वैल्यू इक्वल है बट थर्ड के इक्वल नहीं है। इंप्लाइज दैट a1 अपॉन a2 इक्वल है v1 अपॉन v2 नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। ये केस है क्या, ये केस कौन सा था, ये था नो सॉल्यूशन वाला केस, मींस सॉल्यूशन कैसा हो गया, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है। इंप्लाइज दैट गिवन इक्वेशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस has no solution। नो सॉल्यूशन आ गया तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ना ही नहीं है, आपको यूनिक सॉल्यूशन देखना था। इसी के साथ चलते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फोर्थ में क्या करना है, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 7, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है तो फिर से क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन y, इनसे कंपेयर करेंगे। यहाँ a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू ये हमारे पास चेंज हो जाएंगी। अब देखिए a1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक। v1 की वैल्यू कितनी है -3,
C1 की वैल्यू कितनी है -7, A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, B2 की वैल्यू कितनी है -3 एंड C2 की वैल्यू कितनी है -15। ठीक, यहाँ से A1 B1 C1 की वैल्यू आ गई। अब A1 अपॉन A2 निकालेंगे। A1 अपॉन A2 कितना है 1/3, A1 1 A2 3। B1 अपॉन B2 कितना है -3/3, दोनों जगह -3 था, -3 से -3 कैंसिल हुआ, कितना आया 1। बस यही पता चल गया A1 अपॉन A2 कितना था 1/3, B1 अपॉन B2 कितना था 1। दोनों अलग हो गए, तो दोनों अलग हो गए तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं C को। क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पहले पता चल गया A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के, तो आगे हमें कुछ देखना ही नहीं है। इम्प्लाइज दैट सिंस A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है V1 अपॉन V2 के, नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल है तो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आगे बढ़ना है। अब ये यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो हम इसको लेकर के कहाँ चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। अब इसको चलिए देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो इक्वेशन को लिख लीजिए x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 है और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0 है। करना क्या था, x लिखना था माइनस y लिखना था, कांस्टेंट टर्म लिखनी थी, ठीक, इक्वल लगा देना था। अब देखिए क्या बताया था कि x को ढक लीजिए, x निकालना है हमें, x को ढक लीजिए इस वैल्यू की मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म है y के कोएफिशिएंट से करनी थी। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करनी थी, फर्स्ट फिर सेकंड और बीच में आना है माइनस। फर्स्ट करेंगे इधर को 15 3 जा 45, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया 45, माइनस लगाएंगे 3 7 जा 21, इधर को करेंगे 3 7 जा 21, 21 माइनस माइनस प्लस 21। फिर बाई को ढक लीजिए 15 माइनस के यहाँ 1 तो माइनस के 15, माइनस लगाएंगे ये 3 और ये 7, 3 की 7 से होगी 3 7 जा 21, लेकिन माइनस के आ रहा है, माइनस पहले से तो प्लस के 21। फिर कांस्टेंट टर्म ये है, इसको ढक लीजिए, कितना बनेगा -3 बन जा 3 तो माइनस के 3, माइनस लगाएंगे। फिर इधर को 3 3 जा 9, ये भी माइनस के है तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। अब यहाँ x अपॉन 5 में से 1 4, 4 में से 2 2 इक्वल टू माइनस y अपॉन 15 21 में से माइनस 15 करेंगे तो कितना बचेगा 6 और 1 अपॉन 6, ठीक। यहां से माइनस इसके साथ आ जाएगा, एक बार इसके साथ लिख लो इसे, एक बार इसके साथ वैल्यू निकल जाएगी। देखते हैं कैसे, देखिए एक बार तो लिखेंगे इसको इसके साथ और एक बार ये वाली टर्म को लिखेंगे इसके साथ। तो x अपॉन 24 इक्वल टू 1/6, 24 ऊपर जाएगा, x इक्वल टू 24 अपॉन 6, 24 ऊपर मल्टीप्लाई में 6 से 24 को काटेंगे कैंसिल, कितनी बार कैंसिल होगा 6 4 जा 24, 4 टाइम्स x की वैल्यू आ गई एंड माइनस y अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6, 6 मल्टीप्लाई में ऊपर माइनस y इक्वल टू 6 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, 1 टाइम तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा माइनस के 1। इस टाइप से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। मींस ये 4 -1 इंप्लाइज दैट 4 -1 इज द यूनिक सॉल्यूशन of given pair of equations, solution of given pair of equations, जो इक्वेशंस दी हैं उनका ये यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, बोल रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं a b की किन वैल्यूज के लिए दी हुई इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले 2x + 3y = 7, 2x + 3y
इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसने पूछा है a और b की वैल्यूज बताइए, जिसके लिए इस क्वेश्चन की ये जो इक्वेशंस हैं इनके कैसे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो उसके लिए इक्वेशन क्या थी, क्या कंडीशन थी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हों, a1 अपॉन a2 इक्वल था, b1 अपॉन b2 इक्वल था, c1 अपॉन c2 इक्वल था, मींस तीनों ही इक्वल थे, तभी क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तब देखिए क्या करेंगे, सिंस गिवन pair of equations has infinitely many solution, many solutions हैं, तब क्या होगा, implies that a1 अपॉन a2 होगा, b1 अपॉन v2 होगा एंड c1 अपॉन c2 होगा। देखिए a1 ये बता चुका हूँ, कंपेयर a1 x प्लस b1 y प्लस c1 से कराएंगे और फिर a2 x प्लस b2 y प्लस c2 से कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ a1 कितना हो गया, 2 अपॉन a माइनस b, 3 अपॉन, ऐसा कर लीजिए y वाले के नीचे y वाला, x वाले के नीचे x वाला, और ये इधर ले आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर ले लेना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हम यहाँ तीनों को ही अपॉन में रखना है, तो तीनों को ही अपॉन में रखना है तो यहाँ माइनस ब्रैकेट के बाद वो कैंसिल हो जाएगा, अगर इधर लेकर आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 अपॉन a प्लस बी और यहाँ 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक। अब यहाँ से हमें इक्वेशन बना लेते हैं और उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको इसके साथ लिख लेते हैं, if 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3a प्लस b माइनस 2, इसकी मल्टीप्लाई इक्वल टू इसकी इधर यहाँ इसके साथ करेंगे और यहाँ 7 इंटू a माइनस बी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6a प्लस 2b माइनस 2 2 जा 4 7a माइनस 7b। देखिए 6a 7a ऐसी रखिए, ठीक, 7a ऐसी रखिए, 6a इधर ले आइए माइनस हो जाएगा, माइनस 7b ऐसी रखिए, ये 2b भी इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस 4 था ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वल में इधर ही रहा। अब 7a में 6a गया तो कितना बचा, a, 7b में से 2b जाएगा माइनस प्लस, तो माइनस के 9b, और ये इक्वल में कितना चल रहा है, माइनस के 4, एज इट इज रहने दीजिए। इक्वेशन बोल दिया इसको फर्स्ट। अब एक बार इन दोनों को इक्वल लीजिए, तीनों इक्वल थे, किसी को भी इक्वल ले सकते हैं किसी के। 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल है 3 अपॉन a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से ये ठीक, 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी, कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b, ठीक। देखिए 3a ऐसी रहेगा, माइनस हो जाएगा 2a, इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस के 3b ऐसे ही, ये इधर आके माइनस के 2b हो गया, और इक्वल में कितना रह गया हमारे पास, 0, यहाँ 0 रहा। 3a में से 2a गया तो कितना बचेगा, a, 3b और माइनस 2b माइनस माइनस प्लस माइनस के 5b, और इक्वल में 0 ऐसे ही रहने दिया। इक्वेशन आ गई सेकंड। अब देखिए ये आपको कैसे करना है वो आपकी इच्छा, कौन से मेथड से करना है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आपको किस मेथड से करना है, बस सॉल्यूशन फाइंड करने का है। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं, a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4, माइनस प्लस प्लस, ये क्यों करा, ये सब्ट्रैक्ट करा, क्यों, सेम साइन थे, वैल्यू सेम थी, वैल्यू सेम होनी जरूरी है बट साइन भी डिफरेंट होने चाहिए, तभी ऐड करने पर कटती है वैल्यूज। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये क्यों काटा है हमने, सब्ट्रैक्ट करके काटा है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 भी बचेंगे,
प्लस के इक्वल टू ये प्लस के 4 हो गया, 0 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हमने 1 में पुट कर दी। 1 में जब पुट करेंगे तो 1 इक्वेशन क्या थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन थी a माइनस 9b। a की वैल्यू ऐसे ही रखेंगे 9, सॉरी a की वैल्यू a माइनस 9 और b की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू माइनस के 4 था, ठीक, माइनस के 4। अब ये 9 में 9 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस 4 ऐसे ही रहेगा। a की वैल्यू कितनी आ गई 5, a की वैल्यू भी कितनी आ गई 5, a और b की वैल्यूज फाइंड हो गई इस टाइप से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है, ये क्वेश्चन हमारा सेकंड था का फर्स्ट था, ठीक। अब क्या करना है ना, सेकंड का सेकंड करना है, देखते हैं। देखिए अब सेकंड का सेकंड कर लेते हैं। सेकंड के सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, सेकंड के सेकंड क्वेश्चन में बोला है फॉर विच वैल्यूज ऑफ के की किन वैल्यूज के लिए विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। के की किन वैल्यू के लिए दी हुई इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन वाले केस के लिए क्या था, a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2 के, ठीक है नी, ये करना था हमें, ये कंडीशन थी। नो सॉल्यूशन पूछा है और पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 3x + y = 1, 3x + y = 1 एंड सेकंड है 2k - k1x, 2k - 1x प्लस k - k1/, k - 1/, इक्वल में दे रखा है हमें 2k + 1, 2k + 1। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन दिया है हमें 2k - 1 और k - k1, ठीक है 2k + 1 इस टाइप से दिया है। और कैसे कहा है, क्या बोला है कि क्या है, नो सॉल्यूशन है, सिंस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है इनका, नो सॉल्यूशन है तो कंडीशन क्या बन जाती है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। अब देखिए a1 कितना हुआ यहाँ पर हमारे 3, a2 कितना हुआ 2k - 1, b1 कितना हुआ 1 एंड b2 कितना हुआ k - 1, नॉट इक्वल, c1 कितना है 1 एंड c2 कितना है 2k + 1। अब इससे हमें करना क्या, k की वैल्यू निकाल देनी है भाई, ये तो नॉट इक्वल है, सीधे इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, ठीक। इंप्लाइज दैट 3/2k - 1 1/k - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3k - 1 मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे और यहाँ इधर इक्वल टू 2k - 1। देखिए 1 से मल्टीप्लाई किसी की भी करा वही रहता है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2k - 1, ये हो जाएगा 3k - 3 × 3, ठीक। अब 3k में से 2k माइनस कर लीजिए, 3k - 2k, ये 2k इधर आके माइनस हो गया और ये -3 इधर आके प्लस हो जाएगा, 3 ये -1 एज इट इज रहा, 3 में से 1 माइनस करा 2, 3k में से 2 माइनस करा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, वो 1 को लिखेंगे नहीं, सिर्फ k लिखेंगे, k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। यही हमें फाइंड करना था, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए दो इक्वेशन दे रखी है, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आसान है, आप कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझा चुका हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी समझा चुका हूँ, तो आप कर लेंगे इसको। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है जो कि बर्ड प्रॉब्लम है, और बर्ड प्रॉब्लम को मैं कराऊंगा, मैं सिर्फ बर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन बनवा दूंगा, क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह ही है, और आपको जो भी मेथड इसमें सुटेबल लगे उन मेथड का यूज करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम।
लीनियर पेयर की इक्वेशन बनानी है हमें एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट, उनके सॉल्यूशन बता देने हैं अगर एग्जिस्ट करते हैं तो, बाय एनी एल्जेब्रिकल मेथड, किसी भी एल्जेब्रिकल मेथड से। मींस तीन मेथड है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो इन तीनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे उससे आप कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ दो इक्वेशन बनवा दूंगा, इक्वेशन बनाना ही यहाँ पर मेन काम है, बाकी आप कर लेंगे। ठीक, तो चलिए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। 4 के फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज and depend on the number of days one has taken food in the mess। बोला है कि एक जो मंथली चार्जेस है किसी हॉस्टल का, मंथली चार्जेस जो है वो कैसे कैसे दे रखा है, कुछ तो फिक्स कर रखा है एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द फूड, और जो बचा हुआ है मतलब एक तो फिक्स कर रखा है और बाकी जो है उस चीज पर डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन तक खाना लिया है। आगे बोला है व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। देखिए ए ने 20 डेज तक फूड लिया था एंड शी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्जेस। देखिए ए है, एक ए ने 20 डेज तक खाना लिया और 1000 रुपए पे किए, उसने हॉस्टल को दिए। फिर दूसरा है वी, वेराज स्टूडेंट वी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। वी ने 26 डेज तक खाना लिया और कितने पे किए एंड पेज रुपीज 1180 रुपीज उसने पे किए एज अ हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। देखिए फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हमें बता देना है। लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल, फिक्स चार्ज कितना है ₹X एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फिक्स चार्ज पूछा है एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन के खाने की कॉस्ट कितनी मान लिया हमने ₹22, और हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो कितना मान लिया हमने X। देखिए अब क्वेश्चन में कहा था कि ए को किसी खाने को, ए जो है हॉस्टल में कितने दिन रहा और कितने दिन के लिए खाना लिया था उसने मेस से 20 डेज के लिए। तो यहां से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखिए एक बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पीछे टैक्सी वाला था, पिछले लास्ट एक्सरसाइज में था कि एक टैक्सी है उसका फेयर इतना है, फिर उसमें एक्स्ट्रा मतलब जो जितने पर किलोमीटर के हिसाब से ऐड कर रहे थे तो उसने फिक्स कर रखा था। तो यहाँ भी हमने फिक्स कर लिया, फिक्स कितना, इतने रुपए तो देने ही देने हैं, मैं इसको जाने जाने हैं। फिर आप जितने दिन खाना लोगे उसके हिसाब से आपको दे देना है। उसकी कॉस्ट कितनी है एक दिन के खाने की ₹22। तो जितने दिन आप लेंगे एक्स्ट्रा उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन के अनुसार ए ने 20 डेज का खाना लिया था और उसको कितने रुपए पे करने पड़े, ₹1000। तो जब ₹1000 पे करने पड़े तो ए ने कितने दिन के लिए X, ये तो फिक्स हो गया, इतना तो देने ही देना है, प्लस कितने दिन खाना लिया ए ने 20 डेज तक खाना लिया, 20 डेज तक लिया, एक दिन की कॉस्ट कितनी है 22, तो 20 डेज की कितनी हो गई 20 ठीक, इक्वल में कितना टोटल पे कितने की है ₹1000। इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, सेकंड कंडीशन में बोला है व्हेयर स्टूडेंट वी ने कितने दिन तक खाना लिया 26 डेज तक, और कितने पे किए 1180 पे किए। मींस फिक्स तो कितना है X प्लस कितने दिन तक खाना लिया 26 डेज तक, तो 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों करा, एक दिन का 22, 26 दिन का 26 इक्वल टू 1180। इक्वेशन सेकंड, ये थे जो पैसे उसने पे किए। ठीक, दो इक्वेशन बन चुकी हैं। अब आप इनको कैसे ही कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर सकते हैं। इसके पीछे ये इक्वेशन रखिए, काट दीजिए, सब्ट्रैक्ट करा करके काट दीजिए, वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, फोर्थ का सेकंड करना शुरू करते हैं। ये हुआ ट्राई, इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक, तो कर सकते हैं, मेथड जानते हैं आप तीनों। यहाँ से आपका टेस्ट शुरू हो जाता है।
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ का सेकंड में बोल रहा है a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन मानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शन में हम नंबरेटर और डिनोमिनेटर लेट कर लेते हैं, ठीक। लेट नंबरेटर कितना हुआ x एंड डिनोमिनेटर कितना हुआ y, देन फ्रैक्शन कितनी बनी x अपॉन y। अब देखिए उसने क्या कहा था कि अगर एक फ्रैक्शन कितनी हो जा रही है 1/3 हो जा रही है, व्हेन 1 इज एडेड ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबरेटर। जब 1 को नंबरेटर से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, देखिए x अपॉन y, नंबरेटर x हो गया, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है नंबरेटर में से। नंबरेटर डिनोमिनेटर को एक बार समझ लीजिएगा, अगर कोई फ्रैक्शन है तो ये हमारे ऊपर जो ऊपर होता है वो नंबरेटर कहलाता है, जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है, ठीक। इसको हमने नंबरेटर बोल दिया है, x बोल दिया है, इसको y बोल दिया है। तो नंबरेटर में से माइनस कराना था तो नंबरेटर में से हमने 1 माइनस कर दिया, फ्रैक्शन कितनी हो गई 1/3 सॉरी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए इसकी इससे और इधर इससे, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बन जाएगा 3x - 1 इक्वल टू 1 इंटू y, कितना आ गया y इक्वल टू 3x - 3 बन गया 3, ठीक। ये 3x एज इट इज रहेंगे, ये y इधर आ जाएगा माइनस होकर, फिर ये 3 इधर पहुंच जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। देखिए सेकंड कंडीशन में बोल रखा है, क्या बोला है, इट बिकम्स 1/4, कितनी हो जाती है फ्रैक्शन 1/4 कब, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब 8 को इसके डिनोमिनेटर में ऐड किया जाता है। भाई नंबरेटर ये था, डिनोमिनेटर y था, और इसमें कितना ऐड करना है हमें 8 ऐड कर देना है, ठीक है नहीं, 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अब क्या कर देना है x बाई यहाँ 8 ऐड कर दिया, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कितना हो जाएगा 4x, x की 4 से, और 1 की करेंगे तो y प्लस 8, इसको भी कितना लिखेंगे 4x माइनस के y इक्वल टू 8, ये y इधर आके माइनस हो गया, ये 8 एज इट इज रहा, इक्वेशन सेकंड बन गई। देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ भाई सेम साइन, जब सेम साइन होंगे चाहे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिस भी वैल्यू को काटना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, ठीक, ये भी होमवर्क हुआ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड, देखिए फोर्थ के थर्ड में बोला है यस स्कोर्ड मार्क्स 40। देखिए बोला है यस स्कोर्ड मार्क्स 40 in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। देखिए यस को किसी एग्जाम में कितने मार्क्स मिले 40 मार्क्स मिले, सही और गलत दो टाइप के क्वेश्चन हैं। सही क्वेश्चन के लिए इसको कितने मार्क्स मिले हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट, सही वाले के लिए राइट कितने हैं 3 मार्क्स मिले हैं, और रॉन्ग वाले के लिए 1 उसका लॉस कर दिया गया है, 1 लॉस कर दिया है, ठीक है नहीं। और फॉर ईच रॉन्ग आंसर आगे बोला हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। देखिए इस बार क्या किया है, जो सही क्वेश्चन है उसके लिए उसको अगर 4 मार्क्स दिए गए हों और गलत के लिए 2 उसके काट लिए गए हों तो उसको 50 स्कोर होता है, ठीक है नहीं, तो मतलब उसका स्कोर 50 हो जाता है। अब पूछा है हमसे, आगे पूछा है हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, ठीक। 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, सही क्वेश्चन के लिए उसको 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं और गलत क्वेश्चन करने के लिए उसको 1 मार्क्स का काट लिया जाता है पहली कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में अगर उसको 4 मार्क्स दिए गए हों
सही आंसर के लिए और गलत के लिए उसके 2 काट लिए गए हों तो उसका स्कोर कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। तो बस अब इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें करना है। सबसे पहले तो हमें ये लेट करना होगा कि ये सही और गलत कितने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। लेट नंबर ऑफ करेक्ट या राइट करेक्ट आंसर्स का नंबर कितना मान लिया हमने, x, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर या इनकरेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर से कितना मान लिया हमने, y। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखिए, पहले कंडीशन में क्या था कि सही के लिए कितने मिल रहा है, 3 मार्क्स। तो सही कितने किए उसने, x, मान लिया सही क्वेश्चन कितने थे, x, तो कितने हुए 3x। प्लस या माइनस देखें क्या करना है हमें, लॉस हुआ है ना, मार्क्स को लॉस किया, डिडक्ट किया गया मतलब काटा गया है, तब माइनस लगाएंगे। कितने काटे गए हैं, 1, एक काटा गया है, कितने के लिए, रॉन्ग आंसर होने पर। रॉन्ग कितने थे, बाई, मींस 1/, लिखते नहीं है, बाई लिख देंगे बस, इसका मतलब 1/, ही हो गया। टोटल मार्क्स कितने बने उसके, 40। इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या है, अगर उसको 4 मार्क्स ज्यादा दिए, मतलब 4 मार्क्स दिए गए होते हर एक सही आंसर के लिए, सही, इफ ही गॉट 4 मार्क्स या इफ ही अवॉर्डेड 4 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर के लिए उसको कितने मिले, 4 मार्क्स, मींस 4x, राइट वाले x हैं। फिर रॉन्ग के लिए कितने डिडक्ट किए, माइनस कर दिया है रॉन्ग के लिए 2 मार्क्स थे क्या, बाई इक्वल टू स्कोर कितना हुआ, 50। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन आ गई, फिर से वही, यहां से अगर आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 2 कॉमन ले करके ये कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा, देखो 2 कॉमन लेंगे तो 2 2 जा 2x, 2 1 जा 2, बाई रह जाएगा, और यहाँ 50, 2 से ये 25 टाइम्स, मीन्स 25, 2x माइनस बाई इक्वल टू 25। ये आ गई इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब फिर से देखिए यहाँ पर सेम साइन हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पर ही वैल्यू क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। ठीक, तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं। अब करना यहाँ होगा आपको, हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि कितने क्वेश्चंस थे, जबकि हमने क्या लिया, करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर। तो आपका आंसर क्या आएगा, जब x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, x की वैल्यू और y की वैल्यूज जब आपकी आ जाएंगी, तो आपने करना क्या है, लिखना है टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, x और y की जो भी वैल्यू आएंगी यहाँ रखेंगे दोनों को और ऐड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 4th क्वेश्चन ने बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ए और बी 2 स्थान हैं जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक, देखिए ये वो ए और बी, ये बी, इनकी डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर की दूरी पर है एक दूसरे से। आगे बोला है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार ए से स्टार्ट होती है, दूसरी बी से स्टार्ट होती है एक ही समय पर। एंड आगे बोला है इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। सेम डायरेक्शन से स्टार्ट और सेम डायरेक्शन में चल रही हैं कारें और डिफरेंट स्पीड दोनों की अलग अलग है। तब बोला है दे मीट इन 5 आवर्स। देखिए मान लीजिए एक इधर चल रही है सेम डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में चल रही है, दूसरी भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो वो कितने टाइम बाद मिलती है, 5 आवर्स बाद मिलती है एक दूसरे से। ठीक, आगे बोला है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो दे मीट इन 1 आवर, तब वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। अगर ये ऐसे और ऐसे चल रही हैं तब वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। ठीक, अब व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। दोनों कार्स की स्पीड क्या है, दोनों कार की स्पीड क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक, सबसे पहले स्पीड लेट करते हैं। देखिए सबसे पहले स्पीड लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार ए कार की स्पीड x है,
एंड स्पीड ऑफ कार डी कार की स्पीड कितनी है, बाई है। सॉरी ये तो प्लेसेस थे, ए और बी प्लेसेस है, कार नहीं है। फिर लिख देते हैं लेट स्पीड ऑफ कार फर्स्ट कार की स्पीड x है एंड स्पीड ऑफ कार सेकंड कार की स्पीड कितनी है, y है। एक ये होगा एक ये होगा, ये दोनों प्लेस थे, ठीक है। नहीं तो इसमें ए नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अब पूछा है उसने कि जब वो अपोजिट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तब वो कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, 5 आवर्स, ठीक है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, 1 आवर, ठीक। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी वेलोसिटी में चेंज क्या होगा अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलें या सेम डायरेक्शन में चलें। तो ये किस बात पर डिपेंड करती है, ये बात डिपेंड करती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मूव इन सेम डायरेक्शन देन देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज द सम ऑफ देयर स्पीड्स, ठीक। एंड सॉरी अपोजिट डायरेक्शन है तो सम होगा स्पीड का। एंड इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर या फिर अपोजिट करिए तब क्या होगा, उनका सम होगा स्पीड का। और जब वो क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन देन देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स। तब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, उनकी स्पीड का डिफरेंस हो जाती है, अंतर हो जाती है। कब, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो डिफरेंस आएगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो डिजिट का सॉरी स्पीड का सम लेंगे, ठीक। कैसे, यहां लिख देते हैं व्हेन two car moves in same direction then their relative velocity, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये जो हमने स्पीड मानी थी इसे किलोमीटर पर आवर बोलेंगे, ये भी किलोमीटर पर आवर। फिर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जब कैसे मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्या बताया था, डिफरेंस लिया जाएगा, मींस x माइनस वाई, इतने किलोमीटर पर आवर, ठीक, जब वो सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। अब एंड व्हेन टू कार्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अभी तक सेम डायरेक्शन थी, अब अपोजिट डायरेक्शन कर देना है बस, बाकी वही रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन देन देयर रिलेटिव वेलोसिटी देन देयर रिलेटिव वेलोसिटी, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, मीन्स सम कर देंगे, सम हो जाएगा किसका, स्पीड का, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बस ये याद रखना है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो उनकी स्पीड माइनस हो जाती है, और जब भी वह अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, एक दूसरे की तरफ को चलेंगे, तब वहां उनकी स्पीड प्लस हो जाती है। यही क्या कहलाती है, रिलेटिव वेलोसिटी या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक। अब इसमें करना क्या था, ये तो हमें सिर्फ अभी वेलोसिटी मिली है, हमें फाइंड करनी है दोनों की स्पीड क्या है। तो हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, निकालनी है स्पीड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। इस फॉर्मूले के बेस पर चलेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर है दोनों के बीच की डिस्टेंस। स्पीड कितनी है, जब वो पहले केस में किधर को जा रहे हैं, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या होगी, सेम डायरेक्शन वाले कितना था, x माइनस वाई, स्पीड x माइनस वाई, और टाइम कितना लग रहा था, 5 आवर्स में मिल रहे थे वो, ठीक, 5 आवर्स में मिल रहे हैं।
तो कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से अपॉन में आ जाएगा, 5 2 10 20 बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई ऐसे ही रहा इक्वल में 20 ऐसे ही रहा। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कहती है हमारी, सेकंड कंडीशन में कहा था कि दोनों कार्स कैसे मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। देन फिर से फॉर्मूला, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 100, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है इस बार x प्लस वाई इनटू टाइम, टाइम कितना लगा था उसको, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं 1 आवर। ठीक, x प्लस वाई तो ऐसे ही रहने वाला है और ये 100 ऐसे ही रहेगा, तो 1 से करेंगे तो ऐसे रहेगा, तो इसको इधर लिख देते हैं x प्लस वाई ऐसे ही रहा, x प्लस वाई इक्वल टू 100। इक्वेशन आ गई सेकंड। इस टाइप से आप फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस बार ऐड होने पर ही कट जाएंगे, माइनस वाई प्लस वाई दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, दोनों कट जाएंगे, बाई से बाई कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, ये 120 हो गया, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे 120 को, कितना बचेगा 60, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, x की वैल्यू 60 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो गई 40। तो मींस यहाँ से आंसर आएगा x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, kmph, ठीक, किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप से दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, मींस कार फर्स्ट और कार सेकंड की स्पीड आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का 5th देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। चलिए देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में बोला है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रेड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। जो एरिया है रेक्टेंगल का वो कितना हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है इफ इट्स लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। अगर लेंथ को 5 यूनिट बढ़ा दिया जाए, इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 5, देखिए लेंथ और मैं यहाँ लिख लेता हूँ ब्रेथ, लेंथ को कितना इंक्रीज किया गया 5, लेंथ इज इंक्रीज्ड, लेंथ if its length is reduced by 5, लेंथ को 5 रेड्यूस किया गया, सॉरी, लेंथ इज reduced by 5 and 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, ब्रेथ को कितना इंक्रीज किया गया 3 यूनिट इंक्रीज किया गया है। आगे बोल रहा है एंड द, तो कितने का चेंज आ रहा था, एरिया जो कितना रेक्टेंगल कितना रेड्यूस हो रहा था 9 रेड्यूस हो रहा था, एरिया रेड्यूस हो रहा है 9। और सेकंड में बोल रहा है इसके बाद इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक, 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए। फिर आगे बोल रहा है फाइंड द देन द एरिया इंक्रीजेस बाय 67, तो एरिया कितना इंक्रीज हो जाता है 67 इंक्रीज हो जाता है। फिर करना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशन बता देनी है। देखिए डायमेंशन बतानी मींस लेंथ और ब्रेथ हमें बता देनी है। करते हैं क्वेश्चन, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है x लेट की, एंड ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बाई लेट कर लिया हमने। अब जब ये आ गया तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई कर दी। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि अगर लेंथ को 5 रेड्यूस कर दिया जाए एंड ब्रेथ को 3 इंक्रीज कर दिया जाए, तब एरिया जो है 9 रेड्यूस हो जाता है। क्या करना है, लेंथ को कितना इंक्रीज करा है, देखिए एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसमें दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेंथ कितनी थी x, लेंथ को कितना डिक्रीज किया जाता 5 डिक्रीज कर दिया, ब्रेथ को कितना इंक्रीज किया जा रहा था 3, ब्रेथ कितनी थी बाई
y को कितना इंक्रीज कर दिया 3, तब एरिया जो है एरिया कितना हो जाता है, एरिया 9 रेड्यूस हो जाता है। अभी एरिया कितना था, लेंथ इनटू ब्रेथ, एक्स वाई था एरिया, ठीक। अभी एरिया ये था, अब कितना रेड्यूस हो गया, ये पहले ये था, जब हमने इतना चेंज कर दिया तब ये एरिया कम हो गया। जब ये कम हो गया, कितना कम हो गया 9, तो या तो हम इसमें +9 कर दें तो ये बराबर हो जाएगा इसका, ये कम हो गया ना 9, तो 9 हमने इसे प्लस कर दिया, इसके इक्वल हो गया। या फिर आप ये करें कि 9 इधर ले जा करके माइनस कर दें, ठीक, एक ही बात है। चलिए करते हैं, ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x से करेंगे y+3 की, x से y+3 की, माइनस है माइनस लगा देंगे 5 की y+3 से, इक्वल +9 और इक्वल टू xy। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे xy प्लस 3x माइनस के 5y माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15 प्लस 9 xy से xy कैंसिल, 3x एज इट इज माइनस 5y, 15 में से 9 बचेंगे माइनस के 6, दूसरी साइड लेगा प्लस के 6, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखते हैं। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि अगर लेंथ को कितना इंक्रीज कर दिया जाए 3 यूनिट, x+3, एंड ब्रेथ को कितना इंक्रीज कर दिया जाए 2 यूनिट, ब्रेथ को कर दिया जाए 2 यूनिट, तब एरिया जो हो जाएगा उसको कितना इंक्रीज हो रहा था 67। एरिया ये ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो क्या कर दो, इसमें से या तो 67 यहाँ माइनस करो या फिर यहाँ कहो 67 प्लस कर दो, क्योंकि इस बार एरिया ये ज्यादा हो गया। तो ये ज्यादा हो गया तो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो कम कर दो यहाँ पर प्लस कर दो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे x की y से xy प्लस 2x फिर प्लस 3y प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y और ये 6 है, 6 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 67 माइनस 6 61, 2x प्लस 3y, इक्वेशन आई सेकंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, यह 3 है यह 2 है, दोनों वैल्यू को अगर सेम बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, और इसे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि ये कितना बन जाएगा 6, और इसको करनी पड़ेगी 3 से। मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को करते हैं, ध्यान रखना, और तब जाकर के क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को आप सब्ट्रैक्ट करके दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी करनी हो या कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।